सवालों का सिलसिला में सबसे पहला सवाल मैं हमारे माननीय मंत्री महोदय जी से ही लेना चाहूंगा, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से, कि और कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री जी, पिछले 18 महीनों में सरकार ने अभी अभी सुशासन तिहार भी मनाया, गुड गवर्नेंस की सरकार की बहुत ताने बाने भी बुने जा रहे हैं, होना भी चाहिए क्योंकि आपने बहुत अच्छे से शासन भी किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा सवाल है। सोशल सिक्योरिटी जो है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य दो ऐसे मूलभूत विषय हैं जो सबसे पहले आते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी राज्य पिछड़ा हुआ है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य के गुणवत्ता के मामले में हमारा राज्य जो है वो हमारे ही देश में 15वें नंबर पर है। हम पीछे हैं और मलेरिया जैसी चीजों से तो हम आज बहुत हद तक मुक्त होने के कगार पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी हैजा जैसी बीमारियां आज भी कभी न कभी अपना पैर पसारती हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नत दिशा में, उन्नति की तरफ और क्या ऐसे प्रयोजन, आयोजन और योजना हो सकती है जिससे हम आगे बढ़ें? स्वास्थ्य मंत्री जी। जी, सबसे पहले तो पूरे एशियन न्यूज परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने हमारे हेल्थ के ऊपर एक कॉन्क्लेव रखकर निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जनता को और देश की जनता को भी एक संदेश देने का माध्यम बनाया है। इसके लिए हृदय से आप लोगों का हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक आपने पिछले 1.5 सालों में हमारे सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं और उनका जो राष्ट्रीय प्रोग्राम और नेशनल सेंसेक्स हैं उसके बारे में भी जिक्र किया है, तो यहां बड़ी संख्या में हमारे डॉक्टर्स भी हैं, हमारे प्रशासनिक ऑफिसर भी हैं और मंच पर हमारे सीनियर लीडर माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जो लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के विकास की धुरी में कहीं न कहीं हर क्षेत्र में रहे हैं, हमारे विधायक साथीगढ़ भी हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य एक ऐसी संस्था है, न केवल ये डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर से, बल्कि ये पेड़ की तरह छोटा पौधा अंकुर लगाते हैं फिर बढ़ता है, स्नेह स्नेह ही इसमें रिजल्ट आते हैं। और मुझे लगता है कि ये जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उस समय हम देखेंगे कि एक मेडिकल कॉलेज था। 15 सालों में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, जिसमें पूरे 15 साल माननीय बृजमोहन भैया भी साथ में थे, 10 मेडिकल कॉलेज तक हम पहुंचे और फिर अभी 1.5 सालों में हमने 5 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए। टर्सरी केंद्रों की ओर मैं बात करूं तो सुपर स्पेशलिटी DKS एक होता था, बिलासपुर में हम चालू कर दिए, जगदलपुर में कर रहे हैं, अंबिकापुर में स्वीकृत है। नर्सिंग के 8 कॉलेज अभी तक हुआ करते थे, हमने इन 1.5 सालों में 12 और स्वीकृत किया, 20 हुआ। फिजियोथेरेपी केवल 1 कॉलेज था, क्योंकि फिजियोथेरेपी की आवश्यकता जो एवरेज आयु बढ़ने के साथ जो उम्र दराज हैं उनको फिजियोथेरेपी की सख्त आवश्यकता होती है, इसलिए हमने 6 आधा दर्जन एक साथ स्वीकृत किया है ताकि आने वाले जो समय है उसमें लोगों को सुविधाएं मिल सके। मेंटल हॉस्पिटल हमने सरगुजा और बस्तर में नए इस बार बजट में प्रावधान किया है। सेंद्री का 100 बेड को 200 बेड किया है। योग और नेचुरोपैथी की ओर हम बढ़े हैं। 100 बेड का योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल भारत सरकार के माध्यम से देश में 3 राज्यों को मिला, उसमें एक छत्तीसगढ़ को मिला। इसके साथ हमने स्टेट बजट में 4 योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल लिया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे हायर चिकित्सीय संस्थाएं हैं उनको डेवलप करने के साथ साथ हम नीचे भी पहुंचे हैं। हमने मितानिन को स्ट्रेंथिंग करने के लिए उनका पेमेंट डायरेक्ट डीबीटी से करने के साथ साथ उनका प्रशिक्षण और जो प्राइमरी और हमारे सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर हैं, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला केंद्र हो, हम अभी जो भारत सरकार की आभा आईडी है जिसमें उसके पूरे किसी भी व्यक्ति को पेपरलेस उसका हेल्थ का रिकॉर्ड रखना होता है जी, उसको अनिवार्य रूप से हम कर रहे हैं। और नेक्स्ट जेम एक हमारा ऐप है, उसके माध्यम से डॉक्टर्स अब उसमें लिख रहे हैं और उसको उसमें
कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि बस्तर का भी व्यक्ति बिना कुछ के अपना नंबर बताए तो यहाँ हमारा मेकाहारा में भी उसकी पूरी डिटेलिंग दिख जाए। जी। इसके साथ साथ जो MMR है, जिसकी बात आपने कहा कि हम 15वें हैं, लेकिन हम मातृ मृत्यु दर में देश में नीचे से चौथा स्थिति में है, मतलब 4th रैंक है। हमारा वहाँ 4th रैंक खराब स्थिति में है। जी। ये 2023 का आंकड़ा है। जी। तो हमने एक अभियान चलाया है कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो मदर्स हैं, तो डिलीवरी के पहले भी डिलीवरी के बाद भी उनकी किसी प्रकार से कैजुअलिटी ना हो, मृत्यु ना हो, उसके लिए हम एक पूरा प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में चला रहे हैं। जी। यहाँ आपने थैलेसीमिया की बात की, सिकल सेल हमारे यहाँ देश में हम अव्वल स्थान में हैं सिकल सेल के मामले में, तो इसको भी हम पूरे देश में 1,41,00,000 लोगों का स्क्रीनिंग करके पूरे देश में हमारा पहला स्थान है। जी। मलेरिया की मैं बात करूं तो मलेरिया मुक्त पूरा छत्तीसगढ़ हो गया, लेकिन हमारा बस्तर क्षेत्र अभी भी है। जी। उसके भी हमने जो पैराडाइज इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में जहां हम 7.5 के आसपास थे, आज 0.98 में है। जी। तो हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। टीबी में हमारा देश टीबी मुक्त इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ टीबी बचा है, देश के सभी राज्यों में समाप्त हो चुका है। तो टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ और टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर हम चले हैं। टीबी को लेकर आपने देखा होगा कि हम ये बृहद कैंप भी बीच में चलाए थे, जिसमें एक टीबी मरीज को हमको गोद लेना है, जिसमें 500 रुपया प्रति महीना 6 महीने तक देना है। आपके माध्यम से यहाँ बैठे सभी लोगों का आह्वान भी करूंगा। हमारे CMHO यहाँ रायपुर के बैठे हैं, उनके पास आप लोग जानकारी ले सकते हैं, मरीज के खाते में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो ये हमने सोशल अवेयरनेस का भी हम काम किए हैं। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मैं कह सकता हूं कि जो आप शुरू में सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों की तुलना कर रहे थे, और मैं मानता हूं कि 100 लोगों को बैठा दिया जाए, पूछें कि प्राइवेट में जाओगे कि सरकारी में जाओगे, तो लोग जो है उसमें से 95 सरकारी का ऑप्शन देगा। ये इसलिए हुआ कि लोगों का जो सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो विश्वसनीयता है, हमने पहला काम वही किया कि लोगों का विश्वास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के प्रति कैसे आ सके। उसका जीवंत उदाहरण हमारे विवेक चौधरी डीन बैठे हैं। जी। जब हमारी सरकार आई, उस समय तक मेकाहारा का 700 बेड भी फुल नहीं हो पाता था। जी। अब हमारे पास इतनी मरीजों का क्राउड आ गया है कि हम 1400 बेड हमको लगाना पड़ रहा है। और आपके हमारे जो दोस्त हैं मीडिया के कई साथी, उनके माध्यम से पता चलता है कि मरीज जमीन पर बेड लगाकर लेटाए हैं। तो उसका कारण है कि हमारे पास डबल ऑक्यूपेंसी हो रही है। और ऐसा ही नहीं कि हम केवल जमीन पर बेड लगा रहे हैं, उसके लिए चिंता भी कर रहे हैं। 700 बेड का नया हॉस्पिटल हम स्वीकृत कर चुके हैं, जी। टेंडर प्रक्रिया में है। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का जो मेकाहारा, जो हार्ट के मामले में मध्य भारत का सबसे बड़ा संस्थान है, उसमें भी हम फिर से जो एस्कार्ट की तरह जो चल रहा था, उससे भी अच्छी स्थिति में हम उसमें ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी सभी को हम चालू किए हैं। डीकेएस में जो प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट अभी तक तो हमारे कालरा जी संभालते हैं, कहाँ पे हैं, उधर बैठे हैं जी, बैठे लेकिन हैं। हम सुनील कालरा डीकेएस को भी हम प्लास्टिक सर्जरी के मामले में राज्य के अव्वल दर्जे पर ले जाने की ओर हैं। जी। न्यूरोलॉजी में, नेफ्रोलॉजी में आज हमारा डीकेएस उत्तरोत्तर वो कर रहा है। हम देखेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो नीचे में हम बात करें आउटर एरिया में, अभी तक जो चिंता गुफा नक्सलवाद का पर्याय माना जाता था, वो गढ़ के रूप में जब आप लोग समाचार में दिखाते थे, जी। तो चिंता गुफा का नाम नक्सली के नाम से आता था। आज उस चिंता गुफा को एनक्वेस्ट सर्टिफिकेट, नेशनल जो हेल्थ के मामले में प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट है, उसको भारत सरकार ने दिया है। तो ये बताता है कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं न केवल यहाँ अभी तो बस्तर क्षेत्र के दूरस्थ अंचलों में पहुंच रहा है। 89% जो संस्थागत प्रसव हमारे बस्तर क्षेत्र में होने लगे हैं। और अभी जन मन योजना के माध्यम से उन पहाड़ों में रहने वाले दूरस्थ अंचल के जो जनजाति लोग के वर्ग हैं, जो हॉस्पिटल नहीं आना चाहते, मुख्य बाजारों में नहीं आना चाहते, ऐसे पिछड़े जनजातियों के लिए हम 65 ब्लॉकों के लिए पूरे डॉक्टर, दवाई और उपकरण से लेस MMU चलाने वाले हैं। उसकी टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। जल्द ही 2 महीने के अंदर
सारे दूरस्थ अंचलों में हमारी जो मेडिकल मोबाइल यूनिट हैं माननीय वो रन मंत्री करेंगे। महोदय जी, एक बड़ा सवाल आपने दूरस्थ से शुरुआत किया, तो सुदूर क्षेत्रों में, खासकर बस्तर के क्षेत्रों में अभी हाल में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है पिछले 6 महीने के अंदर, क्योंकि वह समय पर मेडिकल यूनिट तक नहीं पहुंच पाई। आज लगभग इतने साल आप 2001 से ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए 18 महीना है, पर 15 साल पहले भी भाजपा की सरकार रही है, माननीय पूर्व मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं। आज तक कोई भी मोबाइल मेडिकल यूनिट या कोई भी ऐसी सुविधा वो ऐसे क्षेत्र में नहीं पहुंच पाई जिससे कम से कम बच्चे का और माता की रक्षा हो सके। देखिए, उसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी जो मेडिकल मोबाइल यूनिट जन मन योजना के तहत हमारे माननीय सांसद जी बैठे हैं, पूरे देश में चालू कर रहे हैं। और हमारे पास जो आपने कहा कि गर्भवती माताओं की जो कुछ मृत्यु हुई है, तो मैं इस बात से इनकार नहीं करता। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो 0 पे हो जाए, लेकिन जो हमारा 1000 में 50 के आसपास जो माताओं का मृत्यु दर था, वो छत्तीसगढ़ में 28 के आसपास हम कर चुके हैं पिछले 1.5 सालों में। तो मुझे लगता है कि हम और अच्छी स्थिति में जा रहे हैं और 108 महतारी एक्सप्रेस, 102 महतारी एक्सप्रेस के माध्यम से हम जहां भी ऐसे डिलीवरी के लिए बुलाए जाते हैं, हमारी एम्बुलेंस तत्काल पहुंचती है और उसमें हम त्वरित रूप से करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंचे। अगला सवाल माननीय सांसद महोदय बृजमोहन अग्रवाल जी से लूंगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इस मंच से पुनः आपको देता हूं कि आप एकमात्र छत्तीसगढ़ के ऐसे नेता हैं जो अजेय हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोई आपको हरा न सका। तो आप एक ऐसे योद्धा हैं जो भीष्म पितामह है छत्तीसगढ़ के, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भीष्म पितामह मत बनाओ अभी से। और सवाल आपसे है कि चूंकि आप 15 साल कैबिनेट में रहे और अब राज्य का प्रतिनिधित्व, रायपुर का प्रतिनिधित्व आप सेंटर में भी कर रहे हैं। एम्स जिस उम्मीदों के साथ रायपुर में, राजधानी में खोला गया था, आज बुरा मत मानिएगा, मैं ही खुद गया था पिछले सप्ताह एम्स में। हमारे बीच में शायद एम्स से कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। अव्यवस्थाओं का घर बन चुका है। ऐसा क्या किया जाए सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से या शासन की तरफ से जिससे वो अव्यवस्थाएं दूर हो? देखिए, इतना बड़ा सेंटर है तो उम्मीदें भी बहुत ज्यादा होंगी, यह स्वाभाविक सी बातें हैं। क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कम दर पे उपलब्ध हो रही हैं तो एम्स की तरफ लोग आएंगे। लेकिन सरकार को तो ये पता था कि एम्स खुलेगा तो भीड़ इतनी आएगी, तो उसकी व्यवस्था भी शायद पहले से होनी चाहिए थी। देखिए, उम्मीदों के ऊपर में पूरी दुनिया टिकी हुई है जी। और आज हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का पिछले 20 सालों में हेल्थ की सुविधाएं बढ़ी हैं और तुरंत सब कुछ नहीं किया जा सकता। जैसा मंत्री जी ने बताया जी कि एक मेडिकल कॉलेज से 16 मेडिकल कॉलेज हो गई। जी। अगर केंद्र सरकार चिंतित नहीं होती, एक मेडिकल कॉलेज के लिए 300 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देती है जी। और सिर्फ इन 11 सालों में 6 मेडिकल कॉलेज यहां पर सरकार के सैंक्शन हुए हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिली है। एम्स खुला। अगर एम्स को भी आप देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, सुषमा स्वराज हेल्थ मिनिस्टर थी, तब एम्स खुला और लगातार एम्स की तरक्की हो रही है। जी। कमियां रहेंगी जी। और विकास एक ऐसी चीज है, अगर विकास का सोच खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल। इसलिए हमेशा मांग रहनी चाहिए, सुविधाएं बढ़नी चाहिए। जी। सुविधाओं की आज भी कमी है, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। जी। परंतु उसके लिए आपको मालूम है कि लोगों को सड़क भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास भी चाहिए। तो सरकार की एक सीमाएं होती हैं और उस सीमा के अंतर्गत होता है। अभी हम और मंत्री जी बैठे थे, आज रायपुर में एक मेडिकल कॉलेज है जी। हम प्रयास कर रहे हैं कि दूसरा मेडिकल कॉलेज ईएसआई का रायपुर में आ जाए जी।
जब रायपुर का ईएसआई का हॉस्पिटल आएगा, मेडिकल कॉलेज आएगा, तो हॉस्पिटल भी आएगा। जी 700 बेड का नया हॉस्पिटल अभी बनाने की तैयारी चल रही है। जी तो कमियां तो रहेंगी और उस कमियों को दूर करना सरकार में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है। इससे हम भागना नहीं जी। चाहते और उस जिम्मेदारी को सरकार पूरी तरह निभा भी रही है। जी। और आने वाले समय पर आप देखेंगे कमियों को विपक्ष नहीं उठाता है, हम ही लोग उठाते हैं। जी नहीं, ये और बहुत उसका- अच्छी बात है महोदय। एक और बड़ी चीज कहना क्योंकि चाहूंगा। सत्ता में रहने के बाद जी कमियों को उजागर करना, और उसका मुख्य कारण होता है कि सरकार को बहुत सारी चीजें, बहुत काम होते हैं, तो सरकार को ध्यान हम दिला पाए जी। और सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवा पाए, और इस दिशा में लगातार कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। अभी आपने आयुष्मान कॉन्क्लेव रखा है, जी क्यों इसका नाम आयुष्मान रखा आपने? आखिर मोदी जी ने जी। इस देश के 40 करोड़ परिवारों को जी आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर करके 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, जी और 70 साल से ऊपर के लोगों को, वो कोई भी हो, जी उसको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। तो ये देश की इतनी बड़ी योजना कि जी। 5 लाख रुपए में लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। आज एक गरीब आदमी जो कभी अगर एक्सीडेंट में हड्डी टूट जाए तो उसका इलाज नहीं करवा पाता था, हार्ट का ऑपरेशन नहीं करवा पाता था, आजकल तो कैंसर, जी लीवर, इसके लिए लोगों के लिए तकलीफ होती थी। आज मोदी जी की इस योजना के कारण आज आम आदमी भी आयुष्मान योजना का लाभ लेकर, अगर रायपुर में बड़े हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं जी तो उसका एक बहुत बड़ा कारण आयुष्मान योजना है जी कि उसमें आयुष्मान योजना के अंतर्गत पेमेंट मिलता है। जी। जो गरीब आदमी पेमेंट नहीं दे सकता, आयुष्मान योजना के कार्ड से उनका इलाज होता है। आयुष्मान पे भी बहुत सारे सवाल हैं माननीय सांसद महोदय जी। एक बड़ा सवाल है 2000 जब हमारा राज्य बना था 2001 में, तब जो राज्य की जनसंख्या थी लगभग 98 लाख थी। आज राज्य की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ को पहुंचने चली है। इन्हीं सब शायद बातों को ध्यान रखते हुए सरकार ने, मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इतनी सुविधाएं चालू की होंगी। आज भी यह सवाल है, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, हालांकि आप जाते रहे होंगे, लेकिन आपसे इस मंच से मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद महोदय जी कि महीने में एक बार जरूर एम्स और मेकाहारा का आप लोग दौरा करें। उससे यह समझ में आएगा कि जनसंख्या किस कदर बढ़ चुकी है और सुविधाएं किस कदर पीछे हो रही हैं। देखिए, जनसंख्या और सुविधाओं में तालमेल तो हमको बनाना पड़ेगा। जी जनसंख्या को हमें लाइबिलिटी मानने की बजाय उसको हमको संपत्ति मानना पड़ेगा। जी। और उसमें इसीलिए मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रही है कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की संख्या बढ़े, गांव-गांव में डॉक्टर बढ़े। इसीलिए एक मेडिकल कॉलेज से आज 16 मेडिकल कॉलेज हो गई, जी और भी मेडिकल कॉलेज आने वाले समय पर आएगी। तो मुझे लगता है कि लोगों को, अभी जैसे मंत्री जी ने बताया, आज न्यूरो का सबसे अच्छा डॉक्टर, सबसे अच्छे डॉक्टर कहीं पर है तो मेकाहारा में है। जी इवन भी एम्स में भी नहीं है। न्यूरो के लिए सबसे ज्यादा कैंसर के मामले में जी अगर इंडिया का बेस्ट कैंसर का कोई सेंटर है तो हमारा मेकाहारा है। अगर हम बॉम्बे भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, तो वहां के डॉक्टर्स बोलते हैं आपके रायपुर में इतनी अच्छी मशीन है, आप कैंसर का इलाज वहां क्यों नहीं करवाते हैं, आप यहां क्यों करवाते हैं? जी तो हमें थोड़ा सा जो हमारी अच्छी उपलब्धियां हैं उनको भी लोगों को, अब कैंसर का सब, मेरे पास तो लगभग रोज 10-20 पेशेंट आते होंगे, मैं उनको बोलता हूं अरे कैंसर के लिए तुम दूसरी जगह क्यों जा रहे हो, जी तुम मेकाहारा में जाओ, हार्ट का इलाज कराना मेकाहारा में जाओ, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है उसमें जाओ। तो हमने जरा सरकारी हॉस्पिटलों की इमेज को खराब कर दिया है। हमको कहीं न कहीं उसके बारे में भी लोगों को बताना पड़ेगा कि सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज होता है और सस्ता इलाज होता है। आप वहां पर जाइए, लोग जाने के पहले ही मना कर देते हैं कि नहीं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप बोल दीजिए हमको वहां भर्ती करवा दें। जी तो ये लोगों को शायद- जरा सा, जी शायद ये बात सच भी हो, लेकिन शायद कहीं गलत भी हो। लोग जाना चाहते हैं, बस वहां जाके डर के बाहर आ जाते हैं, फिर सोचते हैं कहीं प्राइवेट में ही चले जाऊं, भले 10-20-50 हजार रुपए क्योंकि कहीं कहीं से। एक्सीडेंट होता है, जी एक्सीडेंट होने के बाद वो सरकारी अस्पताल में जाने के बजाय सबसे पहले सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और बाद में हमारे पास आता है कि आप फोन कर दीजिए बिल कम हो जाए। हम उसको बोलते हैं कि क्यों सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं जा रहे, जी आप सहायता कर दीजिए। तो थोड़ा सा लोगों की मानसिकता, मुझे लगता है कि मीडिया को भी इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि सिर्फ वो क्रिटिसाइज ना करे, वो अच्छी चीजों को भी जनता को बताए। मैं गंभीरता से आपकी बातों को लूंगा और मीडिया शायद
अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। इसीलिए शायद सरकार के नजरों में तमाम असुविधाएं आ रही हैं, क्योंकि यह जनता के लिए ही हैं। अगला बड़ा सवाल हमारे बीच में बैठे हैं माननीय पद्मश्री अनुज शर्मा जी और मोतीलाल साहू जी। मैं आप दोनों से सवाल करूंगा और बारी बारी से इसका जवाब भी चाहूंगा। माननीय महोदयगण, आप धरसींवा से हैं और आप रायपुर ग्रामीण आपका क्षेत्र है जी। इतना ज्यादा हमारे बीच में तमाम लोग बैठे हैं और सबको पता है इतना ज्यादा प्रदूषण, हर तरह का कोई भी प्रदूषण का आप नाम ले लीजिए, जितना भी बचपन से आज तक आपने पढ़ा होगा, चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे जितना भी आपने नाम सुना होगा, इन दो क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। तमाम कड़ाइयां बरतने की कोशिश की गई शायद सरकार से, शासन से, नहीं हो पाई। आप देखेंगे धुआं उठता हुआ, आप देखेंगे कारखानों का पानी निकलता हुआ, आप देखेंगे वहां पे धूल उठता हुआ, तो आपको लगेगा, आप तो खुद क्षेत्र से आते हैं, आपने गली गली गांव गांव घर घर घूम के प्रचार किया है, आप दोनों शायद इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। आप लोग अपनी तरफ से कब इस बात के लिए सजग होंगे और कदम उठाएंगे कि कम से कम औद्योगिक क्षेत्रों में, माननीय अनुज शर्मा जी, धूल न हो, धुआं न हो, धुआं हो भी तो आजकल इतने ज्यादा आधुनिकीकरण हो चुका है कि वह धुआं नुकसान न पहुंचाए और ऊपर उड़ जाए। कब ऐसी पहलें होंगी? कब तक कारखानों और उद्योगपतियों के बीच में दब करके चीजें दबी रह जाएंगी और आम जनता मरती रहेगी? आप वहां पे देखिए कितने लोग वहां काम करने जाते हैं, क्योंकि भरण पोषण भी होता है उससे, तो नकार नहीं सकते कि आप बंद कर दीजिए या बंद क्यों नहीं करवाते, यह गलत हो जाएगा। लेकिन उनको क्यों नहीं फोर्स किया जा सकता कि वह ऐसी सुविधाओं, ऐसे आधुनिकीकरण को अपनाएं जिससे कि कम से कम या सामने की रोड बनवाएं? क्यों उनको पीपीपी मॉडल में या सीएसआर मॉडल में उनको क्यों नहीं बांधा जाता कि आपके सामने की 2 किलोमीटर की सड़क की सुरक्षा आप करेंगे, व्यवस्था आप करेंगे, आप बनवाएंगे? बहुत छोटी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको इस मंच से। इस पे ध्यान हमारे विधायक गणों का जाना चाहिए अपने क्षेत्र में, जिससे कि स्वास्थ्य पे, तमाम तरह की स्वास्थ्य के कारणों पे लगाम लग सकता है और लोग स्वस्थ रह सकते हैं। माननीय विधायक गण। मोतीलाल जी, वहां पे आपने जिन मुद्दों को उठाया है वो सभी समस्याएं वहां पर है, और इन सब चीजों को देखते हुए वहां पर ईएसआईसी हॉस्पिटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थापित किया है। लेकिन मैं विजिट करने के बाद पाया कि वहां लोगों में जागरूकता के कारण ज्यादातर लोग रायपुर शहर की ओर आते हैं, और ये बिरगांव में हॉस्पिटल स्थापित है, वहां कम लोग आ पाते हैं। वहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे डॉक्टर्स हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं वहां उपलब्ध है। मैंने इनके लिए विजिट भी किया था, और हमारे जिला चिकित्सा अधिकारी भी मेरे साथ थे। उस समय हमने बात किया था कि इसमें कैंप होना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया पे जी, और कैंप लगा करके लोगों में जागरूकता बतानी चाहिए कि यह हॉस्पिटल बना है और सर्व सुविधा युक्त है। फिर भी लोग शहर की ओर आते हैं, रायपुर की ओर आते हैं। मैंने इस बात का भी पहल किया था कि इसमें अगर आयुष्मान कार्ड को हम लागू कर दें तो ज्यादातर लोग यहाँ पर लाभ ले पाएंगे और हमारा उद्देश्यों का भी पूर्ति हो पाएगा। तो इसके लिए भी हमने पहल किया है, और औद्योगिक क्षेत्र में लगातार उद्योगों से, और हमने पर्यावरण विभाग के जो अधिकारी है उनके साथ हमने मीटिंग भी किया, और मीटिंग करके कहा गया कि आप उद्योगों में जाइए, विजिट करिए, और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें प्रदूषण रोधक यंत्र नहीं लगे हैं, उसकी आप जांच करिए, और उसको जांच करने के बाद नोटिस दीजिए और उस पर कार्रवाई करिए। इसकी हमने बार बार अधिकारियों से इसका जिक्र किया है जी, और इस पे कार्रवाइयां भी हो रही है। तो ये चिंता का विषय जरूर है, पर मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं लोगों में इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है, और हम सब मिल करके काम करेंगे तो अपनी उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। आज स्वास्थ्य की ओर लोगों में जागरूकता बढ़ा है जी, और बड़ी लोगों में इस बात का चिंता भी रहता है। मेरे उस क्षेत्र पे, बिरगांव एरिया पे, एक सामुदायिक केंद्र भी है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहां बड़ा रस रहता है। और जैसे संस्थागत प्रसव की बात हमारे मंत्री जी ने कहा है, तो बड़ी पैमाने पे संस्थागत प्रसव भी होता है वहां पे। उर्ला और रावा भाटा, ये 2 ऐसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ बड़ी
संख्या पे लोग पेशेंट आते हैं। अगर पूरी क्षेत्र की बात करूं तो एक सिविल हॉस्पिटल है मेरे माना कैंप में, और उस माना कैंप का सिविल हॉस्पिटल धीरे धीरे वो आई हॉस्पिटल के रूप से विख्यात होने लगा। बड़ी पैमाने पे लोग उधर आते हैं। और एक बार मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह किया, उन्होंने विजिट किया, तो उन्होंने 150 बेड का रीजनल आई हॉस्पिटल खोलने का उन्होंने प्रावधान बजट में लाया, और वो बजट में आ चुका है। उसके लिए मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को भी धन्यवाद देता हूं, और साथ ही सिविल हॉस्पिटल को भी और एडवांस करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो बहुत से मेरे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हर जगह पे बड़ी रस रहता है और लोग स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, इस बात का घोतक है। और हर जगह पे बराबर मंत्री जी के आने के बाद भी है, कहीं कहीं नर्सेस स्टाफ की जरूरत है, कहीं टेक्नीशियन की जरूरत है। तो सारी रिक्वायरमेंट हमने उनको अवगत करा दिया है, और लगातार भर्तियां भी हो रही है, तो उनकी पूर्तियां भी धीरे धीरे समय समय हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी मांगों को शासन तत्काल प्रभाव से सुनेगी